नमस्कार प्यारे साथियों। इससे पहले हम बात कर चुके थे व्याकरण का, जो हमारा वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे। उस वर्ण विचार में इससे पहले हमने वर्णमाला के जो 44 वर्ण होते हैं, उन 44 वर्णों में जो पहला भाग हमने पढ़ा था स्वर वर्ण, और स्वर वर्णों के उसकी परिभाषा, उसका किस प्रकार से उद्भव विकास होता है, और स्वर का किस प्रकार से उसके प्रकार और भेद होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। प्यारे मित्रों, व्यंजन वर्ण का सबसे पहले तो व्यंजन जो शब्द होता है ना, इस व्यंजन शब्द का जो निर्माण है वो वी धन अंजन से होता है। वी धन अंजन से होता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हमारे सामने एक बात आ जाती है कि इसकी जो परिभाषा होती है ना, इस परिभाषा के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे मित्रों, परिभाषा हमारी ये होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से निकलने वाली जो प्राणवायु होती है, वह प्राणवायु हमारे मुंह में विद्यमान कोई ना कोई स्वर तंत्री होती है, उन स्वर तंत्री का स्पर्श करके थोड़ी सी बाधित होकर के अगर बाहर निकलती है, तो उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्यारे साथियों, व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यंजन सदैव किसी ना किसी स्वर के योग से ही बनते हैं। प्यारे मित्रों, व्यंजन जो होता है ना, उसका उच्चारण हम बिना किसी स्वर के कर ही नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहां पर यह हुआ, लिखित रूप में हम किसी भी व्यंजन वर्ण को लिखित रूप में हम किसी भी व्यंजन वर्ण को स्वर रहित लिख सकते हैं। क्योंकि लिखते समय अगर हम चाहें तो उसमें हलंत लगा करके उस व्यंजन को स्वर रहित करके लिख सकते हैं, किंतु उच्चारण करते समय, उच्चरित अवस्था में हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर के उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारी दूसरी परिभाषा इसमें यह होती है कि स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। स्वर वर्ण की सहायता से ही व्यंजन वर्णों को उच्चारित किया जा सकता है। वर्णमाला कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी वर्णमाला होती है, वर्णमाला के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यानी कि वर्णों का जो संयोजित क्रम होता है, या यूं कह सकते हैं कि सार्थक वर्णों का जो समूह होता है, वह वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और इस वर्णों के समूह में वैसे विधिवत रूप से देखा जाए तो, साधारण रूप से देखा जाए, मूल वर्ण जो होते हैं वो हमारे 44 होते हैं। 44 वर्ण होते हैं जिन्हें हमने संस्कृत से ग्रहण किया है। इन 44 वर्णों को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं, जिनके बारे में हम पूरी तरह से अच्छी तरह से विश्लेषण कर चुके हैं। एक एक बात हम स्वर वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में होता है व्यंजन वर्ण, और जो व्यंजन वर्ण होते हैं 33। अब हम आगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि व्यंजन का जो सामान्य प्रकार होता है, साधारण रूप से व्यंजन जो होता है, उस व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है? व्यंजन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। साधारण रूप से अगर हम देखें तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो भाग होता है वह कहलाता है स्पर्श व्यंजन। इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी ना किसी स्वर तंत्री को अवश्य स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या प्यारे मित्रों 25 होती है। कितनी होती है? 25। इनको वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण में इन्हें वर्गीय वर्ण की संख्या भी दी गई है, क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में 5 आते हैं, च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। और ये जो है, ये 25 के 25 वर्ण जो है, इन्हें स्पर्श व्यंजन की संख्या दी गई है। 5 वर्ग होते हैं। कोई पूछ सकता है कि वर्ग व्यंजनों की संख्या या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या हिंदी व्याकरण में 25 मानी जाती है, और वर्ग 5 माने जाते हैं। इन्हें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की संख्या से संजोया जाता है। प्यारे साथियों, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे होता है अंतस्थ व्यंजन, यानी हमारे अंतर से निकलने वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये 4 होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व, और ये इनकी संख्या 4 होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुखार बिंदु से कुछ गर्म वायु, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये है स, श, स, है।
ये 4 ही होते हैं। तो इस प्रकार से 25, 4 29 और 4 33 जो व्यंजन होते हैं ये सामान्य आधार पर हमारे, जिनके बारे में हमने चर्चा की है। लेकिन एक अन्य भेद इसका हमारे पास यहाँ पर ये भी होता है, एक अन्य भेद अगर हमने देखा है तो वो भी आजकल किया जा रहा है, संयुक्त व्यंजन। तो प्यारे साथियों, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो विधिवत रूप से पहले 3 ही हुआ करते थे, लेकिन आजकल 4 को संज्ञा दे दी गई है। तो 4 जो है हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा मान्यता जो प्राप्त है, वो 4 हमारे जो व्यंजन होते हैं ना, उन्हें संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। और वो 4 श्रेणियां हैं क्षय, यानी क्षय जो होता है वह क और स के योग से बनता है, क स के योग से बनता है। यदि हम चाहें तो इसे हलंत करके इसमें से ए भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है। त्रय जो होता है इसका उच्चारण तय प्लस र प्लस ए से भी होता है। गह जो होता है इसका वर्तनी दृष्टि से हम देखा जाए तो वर्तनी दृष्टि से इसका उच्चारण होता है ज धन ये धन ए। यह इसका वर्तनी शुद्धता की दृष्टि से अगर हम देखें तो जय अणय और ए यह इसका होता है। इसके अलावा श्रय जो होता है मेरे मित्रों, इसका भी भेद देखा जाए तो स प्लस रे प्लस ए। तो इस प्रकार से हम इनको विभाजित करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 3 वर्णों से मिलकर के बनते हैं। और व्यंजनों की बात करें तो हम इसका ये ए जो स्वर है ये हटा देंगे, यहाँ से हलंत हटा देंगे। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। चाहे तो आप इसको यहाँ के हलंत हटाने पड़ेंगे आपको, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि इसमें कितने वर्णों को मिलाया जाता है तो 3 वर्णों को मिला करके एक संयुक्त व्यंजन बनता है। और व्यंजनों की अगर बात करता है कि कितने व्यंजनों को मिलाकर के किया जाता है तो इसमें 2 व्यंजनों को मिलाकर के एक संयुक्त व्यंजन बनता है, क्योंकि इसमें हम स्वर को हटा देते हैं। ये वर्तनी की दृष्टि से इसका ये विस्तार रूप है। अगर हम देखे जाए तो जो घ होता है, घ को ज और अणय के अलावा इसको बोलचाल की दृष्टि से हम इसे ग बोला करते हैं। ग बोलचाल की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसे ग, प्रचलन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ग बोलते हैं, इसलिए ग और य भी इसका प्रचलित रूप से ही माना जा रहा है। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह रूप ही इसका सत्य और शुद्ध और सही माना जाता है। बाकी विशेष चर्चा जो है इसकी पार्ट 2 में हम करेंगे। धन्यवाद।